अनुज दयाल दिल्ली मेट्रो की छतों पर लगे सौर पैनल बड़े गर्व से दिखाते हैं। शहरी परिवहन में हरित ऊर्जा आपूर्ति दिल्ली मेट्रो की प्रमुख हरित योजनाओं में से एक है। सौर पैनल न सिर्फ छतों पर बल्कि ट्रेनों पर भी लगाए गए हैं। दिल्ली मेट्रो की सोच साफ है। ग्रिड से हमें जो भी ऊर्जा मिल रही है उसके अलावा हम गैर पारंपरिक ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं। सौर ऊर्जा स्रोतों से बहुत सारी ऊर्जा बनाना चाहते हैं। मेट्रो की करीब 1/3 बिजली सौर ऊर्जा से आ रही है। अगले दशक में ये हिस्सेदारी 50% हो जाएगी। लेकिन भारत हरित ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय पावर हाउस बनना चाहता है और दिल्ली मेट्रो इस योजना का छोटा सा हिस्सा है। कई विशाल परियोजनाओं के साथ देश का लक्ष्य 2030 तक अपनी अक्षय ऊर्जा 3 गुना करना है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता पिछले सालों में काफी बढ़ी है। ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी में भारत आज अमेरिका के लगभग बराबर है। चीन दोनों से आगे है। अक्षय ऊर्जा स्रोत सिक्के का एक पहलू है। भारत हर तरह से ऊर्जा पैदा कर रहा है, कोयले से भी। भारत में कोयला उत्पादन बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ के औद्योगिक देश जीवाश्म ईंधन के प्लांट बंद कर रहे हैं। भारत के ऊर्जा उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी करीब 80% है। कोयला अब भी ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। भारत कोयला खदानें इसलिए भी बना रहा है क्योंकि लोग बिजली की किल्लत नहीं झेलना चाहते। भारत के बहुत सारे हिस्सों में बिजली कटने और लोड बढ़ने जैसी समस्याएं रही हैं। उन इलाकों में 24 घंटे बिजली नहीं आती थी। अब चीजें नाटकीय रूप से सुधरी हैं। लोगों के पास गैजेट आ गए हैं। वो फ्रिज जैसे उत्पाद खरीद सकते हैं जिन्हें चलाने के लिए उन्हें बिजली चाहिए। बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों ने हालिया वर्षों में मतदाताओं को खूब लुभाया है। हालांकि जानकार कहते हैं कि राजनीति में जलवायु अब भी प्राथमिकता नहीं है। इसकी कोई राजनीतिक पूछ नहीं है। भारत का सारा जोर आर्थिक विकास पर है और लोग वही चाहते हैं, उसी को इनाम देते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर दिया जा रहा है। लोग तरह तरह के उत्पाद खरीद रहे हैं। भारत जल्द ही मर्सिडीज बेंज का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। भारत ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इसकी एक वजह करीब 1.5 अरब की आबादी भी है। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अब भी औद्योगिक देशों के बराबर नहीं है। भारत में जलवायु संकट का असर तीव्रता से महसूस किया जाने लगा है। जलवायु को बचाने में दिलचस्पी भी इतनी ही तेजी से दिखनी चाहिए। लेकिन ऊर्जा सुरक्षा और कोयला आधारित आर्थिक वृद्धि के बीच वोटों की लड़ाई नुकसान पहुंचा रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी बेंगलुरु में जैसी गर्मी और लू चल रही है, वैसी परिस्थितियों से पूरे देश में साल भर में 1000 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। पिछले साल जून में फास्ट फूड कंपनियां अपने बर्गरों में टमाटर नहीं डाल सकी क्योंकि सूखे और बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। किसान देख रहे हैं कि उनकी पैदावार, उत्पादकता और नतीजतन उनकी आजीविका कैसे प्रभावित हो रही है। अगर आप तटीय मछुआरा समुदायों का उदाहरण लें, जो अपने सामने समुद्र का जलस्तर बढ़ता देख रहे हैं, वही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विनाश, बढ़ता जल संकट और मौसम में बदलाव समाज के बड़े हिस्सों को चपेट में ले रहा है। अप्रैल में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर माना कि जलवायु परिवर्तन आबादी के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। मौजूदा चुनाव में देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों में पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों को जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत 2070 तक नेट जीरो पर पहुंचना चाहता है। इस दौरान ट्री कवर बढ़ाने, 60 शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने और नदियों की सफाई का लक्ष्य है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस कहती है कि वो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए फंड बनाएगी। बहुत सारे पर्यावरणवादी मानते हैं कि ये योजनाएं काफी अस्पष्ट और तात्कालिक सी हैं और भारत में ना तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई जलवायु आंदोलन है और ना कोई ग्रीन पार्टी। ऐसे आंदोलन को भूगोल, जाति, आय और शिक्षा से जुड़े बहुत सारे अवरोधों को पार करना होगा। उस तरह का समन्वित जलवायु आंदोलन अभी पूरी तरह उभर कर नहीं आया है। ये यहाँ उस तरह मौजूद नहीं है जैसा शायद यूरोप में है। भारत 2070 तक क्लाइमेट न्यूट्रल बनना चाहता है।
लेकिन एनजीओ क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कहता है कि ये लक्ष्य वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ फिट होने के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षी नहीं हैं। भारत क्लाइमेट स्विंग देशों में आता है। हमें भारत को उत्सर्जन का अधिकार दिलाना होगा और इसे जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाना होगा, इसमें कोई शक नहीं। ग्रीन हाउस गैसों में 7% की हिस्सेदारी वाले भारत की जलवायु संरक्षण में भूमिका लगातार अहम होती जा रही है। जलवायु संकट के लिहाज से खुद को ढालने और 1.5 डिग्री का लक्ष्य पाने के लिए भारत को कमोबेश अपने समूचे सालाना बजट जितने हरित निवेश की जरूरत होगी। लेकिन महंगे ब्याज और बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज की वजह से नया पैसा हासिल करना मुश्किल है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अपनी भूमिका निभानी होगी पूंजी से जुड़े जोखिमों में कटौती के लिए। पश्चिमी देशों के बहुस्तरीय विकास बैंकों और द्विपक्षीय संस्थानों की भी काफी अहम भूमिका है। ये प्रमुख किरदार हैं जो भारत समेत उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी लगाने और अनुदान के लिए अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हरित विकास के बावजूद जानकारों को नहीं लगता कि भारत हाल फिलहाल अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाएं बढ़ाएगा। आसान कर्ज, विदेशी निवेश और समृद्ध देशों का सहयोग ही राह आसान बना सकता है।